तो आज हम लोग तो करना है स्पर्म का स्ट्रक्चर। पहली बात, हम लोग स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ क्यों रहे हैं ये समझने की बात है, क्योंकि हम लोग एनिमल टिश्यू में तो बहुत सारे सेल्स का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो क्या स्पर्म उन सेल्स जैसा नहीं होता? तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या स्पर्म उन्हीं के जैसा नहीं होता? तो आंसर है नहीं होता। क्यों नहीं होता सर? आप तो कैसे पता वो अलग होगा? एक सिंपल सा दिमाग लगाओ, सिंपल सा दिमाग लगाओ। क्या हमारे बॉडी के बाकी सेल जो हैं, क्या मेरे सेल से मैं अपने चिन से, अपने हाथ से, क्या मैं कोई सेल निकालूं और उसे ऐसे ही छोड़ दूं तो वो क्या किसी और सेल के साथ फ्यूज कर जाएगा? आंसर है नहीं। वो क्या फ्यूज कर जाएगा? आंसर है नहीं। ठीक है, मतलब स्पर्म में कुछ ऐसी वो है, स्पर्म में ऐसी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से डेवलप हुआ है कि वो ओवम मतलब फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो पाए, हाँ कि ना? क्योंकि ये क्या है, ये मेल गैमेट है। ये बेसिकली है क्या, ये मेल गैमेट है, हाँ कि ना? यस सर। तो इसे फर्टिलाइज करना है फीमेल गैमेट, तो हाँ कि ना? यस सर। इसे फर्टिलाइज करना है फीमेल गैमेट, तो फीमेल गैमेट तो फर्टिलाइज करने के लिए न्यूक्लियस, दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज हो, इसीलिए इसे फीमेल गैमेट तो पेनिट्रेट करना पड़ेगा, उसमें छेद करके घुसना पड़ेगा। तो ये क्या हमारे बाकी सेल्स कर सकते हैं? आंसर है नहीं सर। ठीक है। दूसरी बात, जो फीमेल गैमेट है, हम लोग ने पढ़ा ओवम और पढ़ा स्पर्म के बारे में थी कैसे बनते हैं। तो हम लोग ने स्ट्रक्चर में देखा थी, जो स्पर्म है ऐसे बनाया मैंने कुछ। तो स्पर्म जो है उसके पीछे जो है फ्लैजिला है, उसके पीछे क्या है? फ्लैजिला है। मतलब ये क्या है? ये मूवमेंट शो कर सकता है। ये क्या शो कर सकता है? मूवमेंट शो कर सकता है। ये क्या शो कर सकता है? ये मूवमेंट शो कर सकता है, हाँ जी ना? यस सर। ये क्या शो कर सकता है? ये मूवमेंट शो कर सकता है, हाँ कि ना? और ओवम जो है वो मूवमेंट शो नहीं कर सकता। तो क्या हमारे बाकी सेल इस जैसा मूवमेंट शो कर सकते हैं? आंसर है नहीं सर। दूसरी बात, इसे दूसरे की बॉडी में जाके फर्टिलाइज करना है, दूसरे की बॉडी में जाके फ्यूजन करना है, तो इसके आसपास जो चीजें प्रेजेंट होगी, जो सीमेन में सेमाइनल प्लाज्मा, प्रोस्टेटिक प्लाज्मा और क्या देते हैं, बल्बोयूलेटर ग्लैंड सिक्रीशंस लेते हैं, उनसे कंटिन्यू कैल्शियम भी मिलते रहते हैं, न्यूट्रिशन भी मिलते रहता है इसे। तो क्या हमारे बाकी सेल्स वैसे डेवलप होते हैं? तो आंसर है नहीं सर। इसीलिए हमें स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ना है। अब तो दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि मैं ये सब बातें क्यों बोला, तो ये तो सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। नहीं, इस तरीके से सोचना है कि कोई चीज पली जा रही है तो क्यों पली जा रही है, कोई चीज पली जा रही है तो क्यों पली जा रही है। ठीक है। फिर एक और बात आती है, फिर एक और बात आती है कि जो स्पर्म है वो मेल गैमेट है, और ये क्या है? हैप्लॉइड है। ये क्या है? हैप्लॉइड है। ये क्या है? बेसिकली हैप्लॉइड है, हाँ कि ना? यस सर। तो अगर मैं इसके न्यूक्लियस में जाके देखूं तो क्या मुझे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम दिखेंगे या 23 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम दिखेंगे? वापस से सुनो, ये स्पर्म जो है, मेल गैमेट जो है, ये हैप्लॉइड है, हाँ कि ना? ये सर। अब अगर ये हैप्लॉइड है तो इसमें मुझे, इसके न्यूक्लियस में मुझे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम दिखेंगे या 23 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम दिखेंगे? तो आंसर है 23 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम दिखेंगे इसके न्यूक्लियस में, हाँ कि ना? मतलब इसके न्यूक्लियस में 23 क्रोमोसोम्स रहेंगे, इसके न्यूक्लियस में 23 क्रोमोसोम्स रहेंगे, हाँ कि ना? यस सर। 23 क्रोमोसोम्स रहेंगे, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। दूसरी बात आती है कि इनमें 23 क्रोमोसोम नंबर में क्यों है, पेयर में क्यों नहीं है, ये हैप्लॉइड क्यों है? तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर ले लो तो क्लास 11 की एनसीईआरटी का वो चैप्टर सेल साइकिल एंड डिवीजन देता है कि मियोसिस होती क्यों है। ताकि जब लिपोदक्शन हो, सेक्सुअल लिपोदक्शन हो, तो जो एगोट बने उसमें जो प्लॉइडी लेवल है वो डिप्लॉइड ही मेंटेन हो, हाँ कि ना? ये सेल तो ये हैप्लॉइड हो जाता है, ओवम भी हैप्लॉइड हो जाता है। तो जब दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं और जाइगोट बनता है, तो जाइगोट क्या बनता है? हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड मतलब डिप्लॉइड बनता है, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है सर। मतलब जो इसका न्यूक्लियस रहेगा वो ऐसा रहेगा कि वो हैप्लॉइड रहे, ठीक है सर। दूसरी बात, क्या इसमें ऐसा कुछ नहीं रहना चाहिए कि ये बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए? सर बहुत ज्यादा एनर्जी क्यों प्रोड्यूस करनी? अरे मैंने जब फीमेल रिप्रोडक्टिव टैलेंट बताया था तब मैंने बताया था ना कि डिपोजिशन इंसेमिनेशन वेजाइना में होता है, फिर वो यूटेरस से तैर के जाता है एम्प्यूला लीजन में, किसके? फैलोपियन ट्यूब के। तो इसे इतना बड़ा पार्ट कवर करना है तो ये किसके थ्रू करेगा? अपने फ्लैजिला को हिला के फ्लैजिला को मूव करेगा और स्विम करते हुए जाएगा।
तो जब ये फ्लैजिला को मूव करते हिलाते हुए जाएगा तो क्या इसे एनर्जी एटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी? तो आंसर है सर इसे लगेगा एटीपी की जरूरत, इसे एटीपी की जरूरत लगेगी सर। तो क्या इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट ज्यादा नहीं होना चाहिए? वैसे भी हम लोगों ने पढ़ा है जिस सेल में ज्यादा वो लगता है एनर्जी प्रोडक्शन लेता है वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट ज्यादा होता है। तो क्या इनमें माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट ज्यादा नहीं होना चाहिए? आंसर है यस सर, इनमें ज्यादा होना चाहिए, इनमें ज्यादा होना चाहिए। ठीक है सर। अब इनमें ऐसा भी कुछ लेना चाहिए जो पेनिटलेट कर पाए, ऐसा भी कुछ लेना चाहिए जो पेनिटलेट कर पाए, हाँ कि ना? यस सर, ऐसा भी कुछ लेना चाहिए जो पेनिटलेट कर पाए, हाँ कि ना? यस सर। तो इनमें लेता है जो पेनिटलेट कर पाए, और वो किधर प्रेजेंट होना चाहिए? वो टिप में प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ से ही तो पेनिटलेट करेगा, पीछे से तो नहीं पेनिटलेट करेगा, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया थी इसमें ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होने चाहिए ताकि ये काम कर पाए, हाँ कि ना? अब पढ़ लेते हैं वो स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे, वो स्ट्रक्चर्स कौन से होंगे। सिंपल सी बात है, हम लोग ने खुद से जाना यार ये फंक्शन है, हम लोग तो ये पता है फंक्शन ये कर रहा है, इसे ऐसे फंक्शन करना है, मतलब इसे ये स्ट्रक्चर्स ऐसे होने चाहिए, और हम लोग तो अब पढ़ लेना चाहिए स्ट्रक्चर कैसे हो, इनका नाम क्या है, बस सिंपल सी बात है, हाँ कि ना? यस सर। अब जो स्पर्म है इसका दूसरा नाम स्पर्मेटोजोआ है। तो इसके 4 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। मतलब अगर मैं एक स्पर्म उठाऊं तो मैं उसे 4 भाग में बांट सकता हूँ उसकी बॉडी को। और वो 4 भाग हैं कौन से? वो 4 भाग हैं कौन से? पहला भाग क्या है? पहला भाग है हेड। दूसरा भाग क्या होगा? नेक होगा। दूसरा भाग होगा क्या? नेक होगा, हाँ कि ना? इसका पहला भाग क्या होगा? हेड होगा। दूसरा भाग क्या होगा? नेक होगा। तीसरा भाग क्या होगा? मेन बॉडी होगी, या मिडिल पीस बोलते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं? मिडिल पीस बोलते हैं, हाँ कि ना? यस सर, मिडिल पीस होगी, हाँ कि ना? यस सर, मिडिल पीस होगी। फिर चालवा भाग क्या होगा? फ्लैजिला होगा। चालवा भाग क्या होगा? फ्लैजिला होगा। तो फ्लैजिला के क्या बोलेंगे? बॉडी के पार्ट के लिए टेल बोलेंगे, हाँ कि ना? फ्लैजिला तो स्ट्रक्चर है ना, पर बॉडी का जब वो पार्ट बनेगा तो वो क्या कहलाएगा? वो टेल ही कहलाएगा, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। अब समझना है हमें हेड के बारे में। किसके बारे में? किसके बारे में? हेड के बारे में। किसके? स्पर्म के हेड के बारे में। ठीक है। अब मैंने बोला थी इसे पेनिटलेट करना है, इसे क्या करना है? पेनिटलेट करना है फीमेल ओवम में। तो इसमें क्या क्या चीजें लेनी चाहिए? पहली बात, इसे फीमेल ओवम में पेनिटलेट करना है तो इसकी जो टिप है, मैंने वहां पे बोला ऐसी कुछ चीज लेनी चाहिए जो पेनिटलेट कर पाए, जो पेनिटलेट करवा पाए, हाँ कि ना? यस सर। तो इसके टिप में लेता है एक्लोजोम, मतलब इसके एंटीरियर पार्ट में लेता है, हेड के सबसे एंटीरियर पार्ट में क्या लेता है? एक्लोजोम लेता है। सबसे एंटीरियर पार्ट में क्या लेता है? एक्लोजोम लेता है। सर अब ये एक्लोजोम क्या है सर? एक्लोजोम बेसिकली है क्या? एक्लोजोम जो है वो बेसिकली आप बोल सकते हो कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। एक क्या है? बैग लाइक स्ट्रक्चर है। एक क्या है? बैग लाइक स्ट्रक्चर है, हाँ कि ना? जो किससे बनता है? गोल्जी से बनता है। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, हाँ कि ना? यस सर। एक ये क्या है? बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो किससे बनता है? गोल्जी से बनता है। जो किससे बना लेता है? किससे बनता है? गोल्जी से बनता है। गोल्जी इसे बनाती है, हाँ कि ना? यस सर। अब ये बैग लाइक स्ट्रक्चर लेता है तो इसमें क्या भरे होंगे? ऑब्वियस सी बात है, इसे पेनिट्रेट करना है, इसे वॉल्स को तोड़ते हुए जाना है ओवम की। तो ओवम की वॉल्स को या सेल की वॉल को, सेल के किसी भी स्ट्रक्चर को तोड़ने में कौन मदद करते हैं? तो आंसर है एंजाइम्स। आंसर क्या है? एंजाइम्स। तो ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो किससे भरा हुआ होगा? जो एंजाइम से भरा हुआ होगा, हाँ कि ना? यस सर। और ये हेड के किस पार्ट में लाई करेगा? एंटीरियर या पोस्टीरियर? एंटीरियर होता है आगे वाला, पोस्टीरियर होता है पीछे वाला, हाँ कि ना? तो ये एंटीरियर मोस्ट पार्ट में लाई करेगा, ये एंटीरियर मोस्ट पार्ट में लाई करेगा, हाँ कि ना? हेड के, हाँ कि ना? हेड के। ठीक है सर। अब ये एंजाइम से भरा हुआ रहता है, पर कैसे एंजाइम? हाइड्रोलाइसिन एंजाइम। हाइड्रोलाइसिन एंजाइम। हाइड्रोलाइसिन एंजाइम क्या होते हैं? ऐसे एंजाइम जो हाइड्रोजन, मतलब यानी बेसिकली हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन ऑक्साइड, मतलब आप बोल सकते हो वाटर की प्रेजेंस में तोड़ते हैं, हाँ कि ना? तो ये हाइड्रोलाइसिन एंजाइम हो जाएंगे, ये हाइड्रोलाइसिन एंजाइम हो जाएंगे। अब इन एंजाइम किस काम आ लेंगे? पेनिट्रेशन के काम आ ले। किधर प्रेजेंट है? ये स्पर्म में प्रेजेंट है, तो इन्हें स्पेशल नाम दे दिया जाता है स्पर्मालाइसिन। इन्हें स्पेशल नाम क्या दे दिया जाता है? स्पर्मालाइसिन, हाँ कि ना? इन्हें स्पेशल नाम क्या दे दिया जाता है? स्पर्मालाइसिन, हाँ कि ना? यस सर।
अब ये जो एक्लोजोम है, ये तो किससे कवर लेता है? ये कवर्ड लेता है कैप लाइक स्ट्रक्चर से। ये कवर्ड लेता है एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्लोजोमल कैप। क्या बोलते हैं? जिसे एक्लोजोमल कैप बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? एक्लोजोमल कैप बोलते हैं, हाँ कि ना? या आप बोल सकते हो गैलिया कपाइटस बोल सकते हो, इसे क्या बोल सकते हो? गैलिया कपाइटस बोल सकते हो। अब ये गैलिया कपाइटस क्या है? ऐसा एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, एक कैपाइटिस हो सकता है, गैलिया कैपाइटिस। ये एक ऐसा कैप लाइक स्ट्रक्चर है, कवर सली का स्ट्रक्चर है जो एक्लोजोम तो कवर करता है। अब ये बना किसका लेता है? ये बना लेता है कोलेस्ट्रॉल का। तो आप बोल सकते हो ये बेसिकली एक कोलेस्ट्रॉल की लेयर है जो कैप की तरह एक्ट कर रही है। ये कोलेस्ट्रॉल की एक लेयर है जो एक्लोजोम के ऊपर कैप की तरह एक्ट कर रही है। मतलब मान लो ये है आपका एक्लोजोम, ये है आपका एक्लोजोम, मतलब मान लो ये है आपका हेड, ये है आपका हेड, ठीक है? ऐसा थोड़ा सा ऐसा ही लगेगा। तो और यहाँ पे प्रेजेंट है आपका एक्लोजोम, यहाँ पे अंदर की ओर प्रेजेंट है एक्लोजोम। तो यहाँ पे ये किससे कवर लेती है? ये यहाँ पे ऐसे कवर लेता है कोलेस्ट्रॉल का, कैप सली का। तो कैप है मतलब पूरा को तो कवर नहीं कर ले, वरना वो कवलिन हो जाती। ये कैप सली का मतलब ऊपर टिप को थोड़ा सा कवर करता है, जैसे कोई कैप होता है तो हमारे सिर को कवर करता है, बस सिर को ऊपर से थोड़ा सा। तो वो ये इसे ही तो बोलते हैं गैलिया कपाइटिस। ये किसकी बनी रहती है? ये किसकी बनी रहती है? ये कोलेस्ट्रॉल की बनी हुई रहती है। यस सर। अब क्या होता है ये इसके पीछे क्या होना चाहिए? इसके पीछे रहता है न्यूक्लियस। इसके पीछे क्या रहता है? न्यूक्लियस। मैं ऐसी लफ डायग्राम बना रहा हूँ, ऐसा नहीं दिखता। इसके पीछे क्या रहता है? न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस कैसा है? हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ये कैसा न्यूक्लियस है? हैप्लॉइड न्यूक्लियस, हाँ कि ना? हैप्लॉइड न्यूक्लियस, हाँ कि ना? यस सर। ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, हाँ कि ना? यस सर। अब एक बात समझनी है। ये क्या, अगर ये जो एग्लोजोम है ये एंटीरियर पार्ट में लाई कर रहा है हेड के, और यहाँ पे हेड ऐसे जाते खत्म होता है, तो ये क्या हल्का पोस्टीरियर पार्ट में लाई नहीं कर रहा है? तो आंसर है यस सर, ये हल्का पोस्टीरियर पार्ट में लाई कर रहा है और हल्का सा मिडिल पार्ट में है, हाँ कि ना? यस सर। दूसरी बात और क्या सही से बोल सकता हूँ? अभी तो मैं बता नहीं पा रहा ये मिडिल में है या पोस्टीरियर में, तो उससे अच्छा मैं क्या बोल सकता हूँ? इट लाइज पोस्टीरियर टू एक्लोजोम। वो एक्लोजोम के पोस्टीरियर में लाई कर रहा है, हाँ कि ना? एक्लोजोम के पीछे लाई कर रहा है, हाँ कि ना? यस सर। तो एक्लोजोम के पीछे कौन लाई कर रहा है? न्यूक्लियस। तो मैं हैप्लॉइड न्यूक्लियस को क्या बोल सकता हूँ? इट लाइज पोस्टीरियर टू एक्लोजोम। तो अगर स्टेटमेंट में आ जाए, स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आ सकता है, लिख भी सकते हैं कि जो डू हैप्लॉइड, यानी जो ऐसे देगा स्टेटमेंट, दी हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म लाइज पोस्टीरियर टू दी एक्लोजोम। तो आंसर क्या होगा? ये ट्रू होगा। आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। स्टेटमेंट सही है यार, हाँ कि ना? यस सर। और इसमें कैसा डीएनए लेता है? इसमें हाईली कंडेंस्ड डीएनए लेता है। इसमें कैसा डीएनए लेता है? इसमें हाईली कंडेंस्ड डीएनए लेता है। इसमें कैसा डीएनए लेता है? हाईली कंडेंस्ड डीएनए लेता है। हाईली कंडेंस्ड डीएनए मतलब ऐसा डीएनए जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर लगभग धारण कर ही लिया है। ये होता है खुला डीएनए, हाँ कि ना? अब जब ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर धारण कर ले तब ये कहलाता है कंडेंस। तो ये होता है हाईली कंडेंस डीएनए। बस ये क्रोमोसोम हो गया, बस इसे हल्का सा ऐसे खोल दो तो ये हो जाता है हाईली कंडेंस डीएनए, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। फिर मैंने हेड के बाद एक स्ट्रक्चर बनाया ऐसा पतला सा, और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है नेक। ये कहलाता है नेक। तो नेक में क्या होता है? नेक में लेता है एक सेंटिलियोल। नेक में क्या लेता है? दो सेंटिलियोल। नेक में क्या लेते हैं? दो सेंटिलियोल। तो जो नेक है, हेड के पीछे आता है नेक, और नेक के में लेते हैं दो सेंटिलियोल। इसमें क्या लेते हैं? दो सेंटिलियोल लेते हैं। इसमें क्या लेते हैं? दो सेंटिलियोल लेते हैं। इसमें क्या लेते हैं? दो सेंटिलियोल लेता है। अब इसमें एक सेंटिलियोल का नाम होता है प्रॉक्सिमल सेंटिलियोल, हाँ कि ना? एक सेंटिलियोल का नाम लेते हैं प्रॉक्सिमल सेंटिलियोल, और एक सेंटिलियोल का नाम लेते हैं डिस्टल सेंटिलियोल। अब ये एक सेंटिलियोल का नाम है प्रॉक्सिमल सेंटिलियोल और एक सेंटिलियोल का नाम है डिस्टल सेंटिलियोल। अब ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल का मतलब तो ये होता है ना, प्रॉक्सिमल का मतलब पास और डिस्टल का मतलब दूर। तो ये प्रॉक्सिमल डिस्टल किसके लेस्पैन में बोला है? ये बोला है न्यूक्लियस के लेस्पैन में। ये जो नेक वाले पार्ट में यहाँ
पे प्रेजेंट रहता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और यहाँ पे प्रेजेंट रहता है डिस्टल सेंट्रियोल। हाँ कि ना? तो ये न्यूक्लियस के पास में है। हाँ कि ना? यस सर, और ये न्यूक्लियस से दूर है, इसीलिए इसे बोले हैं डिस्टल सेंट्रियोल। तो ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या काम आता है? जब क्या होता है, जब स्पर्म न्यूक्लियस को क्या कर, यानी स्पर्म जो ओवम को पेनिट्रेट करता है तो फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है क्या? फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है कौन? जाइगोट। अब जाइगोट क्या करेगा? डिवाइड करेगा, सेल डिवीजन करेगा। और हम लोग सेल डिवीजन में क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि वहां पे 2 सेंट्रियोल की आवश्यकता होती है। तो ओवम जो आता है, ओवम जो है उसके पास एक ही या सेकेंडरी oocyte जो निकलता है ओवली से, उसके पास एक ही वो रहता है, क्या रहता है? सेंट्रियोल रहता है। दूसरा सेंट्रियोल स्पर्म प्रोवाइड करता है। दूसरा सेंट्रियोल जाइगोट तो कौन प्रोवाइड करता है? स्पर्म प्रोवाइड करता है। हाँ कि ना? यस सर, दूसरा सेंट्रियोल कौन प्रोवाइड कर रहा है? स्पर्म प्रोवाइड कर रहा है। और वो कौन सा सेंट्रियोल होता है? वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है। वो कौन सा सेंट्रियोल होता है? वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है। वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है। वो कौन सा सेंट्रियोल होता है? वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है। वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है। हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। तो ये बोल सकते हो ये फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट में मदद करता है। ये फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट में मदद करता है। हाँ कि ना? फिर तो सेंट्रियोल भी बहुत सारे बना लेता है वो खुद से भी, पर इसका मेन रोल रहता है फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट में। हाँ कि ना? इसका मेन काम कहाँ रहता है? फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट में। हाँ कि ना? यस सर। तो अगर मैं बोलूं डीएनए के अलावा कौन सी चीज जाइगोट में जो कंट्रीब्यूट करता है स्पर्म, तो आंसर है सेंट्रियोल। आंसर है सेंट्रियोल। और वो भी कौन सा सेंट्रियोल? नेक लीजन द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। नेक लीजन द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। अब दूसरा सेंट्रियोल किस काम आता है? डिस्टल सेंट्रियोल। अब हम लोग सेल वाले सेल दी यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि सेंट्रियोल ही एक्सियल फिलामेंट बोल सकते हो बनाता है। एक्सियल फिलामेंट बनाता है। एक्सियल फिलामेंट बनाता है। क्या बनाता है? एक्सियल फिलामेंट बनाता है। क्या बनाता है? एक्सियल फिलामेंट बनाता है। तो जो स्पर्म की मोटिलिटी है वो मेन फ्लैजिला नहीं लेता, उसका सही नाम एक्सियल फिलामेंट लेता है। टेल में क्या लेता है? एक्चुअल में ये एक्सियल फिलामेंट लेता है। स्पर्म ना लेते ये यानी फ्लैजिला ना लेते, मोस्ट करेक्टली ये एक्सियल फिलामेंट लेता है। हाँ कि ना? यस सर। तो ये और अलग सेल यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं क्लास 11 में कि फिलामेंट एक्सियल फिलामेंट जो है वो सब कहाँ से लाइट होते हैं? वो सेंट्रियोल से लाइट होते हैं। तो ये क्या बनाता है? एक्सियल फिलामेंट। ये क्या बनाता है? एक्सियल फिलामेंट। अब ये एक्सियल फिलामेंट किस काम आ रहा है? ऑब्वियस सी बात है, स्पर्म की मोटिलिटी में काम आ रहा है, स्पर्म को इधर से उधर फैला के ले जाने में काम आ रहा है। हाँ कि ना? तो अगर मैं पूछूं ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो सेल डिवीजन में भी मदद कर रहा है, और ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो तो एक्सियल फिलामेंट में भी मदद कर रहा है? तो आंसर है सेंट्रियोल। और वो दोनों चीजें कहाँ लाई कर रही है? वो दोनों चीजें नेक में लाई कर रही है। दोनों चीजें नेक में लाई कर रही है। हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। दूसरी बात आती है मिडिल पीस के ऊपर, फिर इसके बाद आते हैं मिडिल पीस के ऊपर। हाँ कि ना? तो मिडिल पीस में क्या रहेगा? सिंपल सी बात है, अगर एक्सियल फिलामेंट बनना चालू हो जाएगा तो नेक से, नेक में जो डिस्टल वो है सेंट्रियोल अगर वही बनाना चालू कर देगा तो वो तो पूरी बॉडी में रहता है, मतलब स्पर्म की बॉडी कुछ ऐसी ही रहती है। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, ये मिडिल पीस और ये टेल। हाँ कि ना? यस सर। तो ये जो है एक्सियल फिलामेंट पूरी बॉडी से लगेगा। हाँ कि ना? पूरे मिडिल पीस से लगेगा। अगर वो यहाँ पे नेक में ही बनना चालू हो जाएगा तो मिडिल पीस में पहली बात क्या आएगी? एक्सियल फिलामेंट आएगा। कौन आएगा? एक्सियल फिलामेंट आएगा। अब एक्सियल फिलामेंट तो कौन बना रहा है? एक्सियल फिलामेंट तो बना रहा है सेंट्रियोल। तो इसमें कैसा अरेंजमेंट रहेगा? 9+2 अरेंजमेंट रहेगा। 9+2 अरेंजमेंट रहेगा किसका? माइक्रोट्यूब्यूल्स का। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे अरेंज रहेंगे? 9+2 अरेंजमेंट रहेंगे। हाँ कि ना? और ये क्या करेगा? स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ाएगा। ये स्पर्म को क्या करेगा? मोटाइल बनाता है। इसी के कारण स्पर्म क्या होता है? मोटाइल होता है। मतलब कि ये मोटिलिटी ऑफ स्पर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाँ कि ना? यस सर, ये स्पर्म की मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी बात क्या आती है? दूसरी बात क्या आती है? यहाँ पे रहते हैं बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे क्या रहते हैं? बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया। और वो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किसके अलाउंड लपेटा जाते हैं?
वो बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया एक सीट बनाते, इसके अलावा लपेटा जाते हैं, किसके अलावा, एक्सियल फिलामेंट के अलावा, और उस सीट को क्या बोलते हैं, नेबेनकिन सीट। क्या बोलते हैं उसे, नेबेनकिन सीट। तो अगर मैं पूछूं मिडिल पीस में जो नेबेनकिन सीट है वो किससे द्वारा बनाई गई है, तो आंसर है वो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा बनाई गई है। और वो क्यों बनाई गई, ऐसे इतने सारे माइटोकॉन्ड्रिया क्यों है, तो उसका आंसर ये है क्योंकि जब स्पर्म मूव करेगा तो उसे एक्सियल फिलामेंट के थ्रू वो मूव करेगा, तो उसे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत लगेगी, तो उसे वेजाइना से फेलोपियन ट्यूब तक बहुत ज्यादा तैरना है, हाँ कि ना, यस सर। तो इसी नाम से उसे बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होंगे, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। ठीक है। अब जो नेबेनकिन सीड है ये क्या कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है किसे, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है स्पर्म को, हाँ कि ना। और ये प्रेजेंट किधर है, मिडिल पीस में। मतलब मिडिल पीस है क्या, पावर हाउस है, बेसिकली क्या है, पावर हाउस है, जहाँ पे बेसिकली एनर्जी का जनरेशन हो रहा है, जहाँ पे बेसिकली एनर्जी का जनरेशन हो रहा है, जहाँ पे मेनली एनर्जी का जनरेशन हो रहा है, हाँ कि ना। आंसर है यस सर। ठीक है। फिर ये क्या कंटेन करेगा, ऑब्वियस ही बात है, जो स्पर्म है वो तो सेल है, तो ये जो इसकी बाहर वाली कवलिन है ये क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, ये बाहर वाली कवलिन क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। इसमें साइटोप्लाज्म भी होगा। तो इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो मिडिल पीस में जनरली प्रेजेंट रहता है, और आधे हेड में प्रेजेंट रहता है। मतलब सर कैसे, मतलब ये मान लो हेड है और ये नेक और ये फिर मिडिल पीस, ठीक है। तो जो वो है साइटोप्लाज्म वो डिस्टल पार्ट से चालू होते हैं, हेड के प्रेजेंट रहता है, हाँ कि ना। नेक में भी प्रेजेंट रहता है, और ज्यादा प्रेजेंट किधर रहता है, मिडिल पीस में प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे इसके साइटोप्लाज्म को क्या बोला जाता है, यहाँ पे इसके साइटोप्लाज्म को मेंसेस बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मेंसेस बोला जाता है, मेंसेट बोला जाता है। ऐसा क्यों सर, तो दी यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म रहता है वो बहुत कम रहता है, इसीलिए साइटोप्लाज्म की थिन लेयर रहती है। साइटोप्लाज्म की क्या रहती है, थिन लेयर रहती है। साइटोप्लाज्म की क्या रहती है, थिन लेयर रहती है, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। फिर इसके बाद यहाँ पे जब टेल लीजन चालू होना रहता है, जब टेल लीजन यहाँ पे चालू होने वाला रहता है, तो जब यहाँ से ऐसे एक्सियल फिलामेंट जाती है, तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ मिडिल पीस करीब करीब एक वो रहता है, क्या रहता है, लिंग सेंटिलियोल रहता है, क्या रहता है, लिंग सेंटिलियोल रहता है, ये लिंग सेंटिलियोल रहता है। अब इसका फंक्शन है ना अभी तक पता नहीं है, इसका फंक्शन अभी तक पता नहीं चला है, इसका फंक्शन अभी तक पता नहीं चला है कि ये प्रेजेंट क्यों रहता है, बस ये प्रेजेंट रहता है, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। दूसरी बात आती है, अब आखिरी काल हम लोग आ जाते हैं टेल पे। अब आखिरी हम लोग किस पे आ जाते हैं, टेल पे आ जाते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं टेल पे। तो टेल सिर्फ क्या कंटेन करता है, टेल हमारा कंटेन करता है, स्पर्म का सिर्फ कंटेन करता है एक्सियल फिलामेंट। इसमें सिर्फ क्या लेता है, इसमें सिर्फ एक्सियल फिलामेंट लेते हैं, इसमें सिर्फ क्या लेते हैं, इसमें सिर्फ एक्सियल फिलामेंट लेते हैं, इसमें सिर्फ एक्सियल फिलामेंट लेते हैं। अब एक बात याद रखनी है कि जो हम लोग वो पहले स्पर्म, तो यहाँ पे ये किससे कवर्ड है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड है। तो हमेशा देखना जब भी मैं स्पर्म बना रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा बात तेल का क्या लग दे रहा हूँ, बिना साइड उसका लग दे रहा हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो ये बात सही है कि जो वो है तेल है, इसका जो मेजर पार्ट है या मेन पीस बोल सकते हो, मेजर पार्ट बोल सकते हो, या जो मेन पीस है वो साइटोप्लाज्म से कवर्ड तो है, वो साइटो यानी बेसिकली साइटोप्लाज्म से नहीं, सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, वो सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड है। और जो एंड वाला पार्ट है, जो सिर्फ एंड वाला पार्ट है वो क्या है, वो सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, वो सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, हाँ कि ना। और इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता है, एक बात याद रखनी है, इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया, तेल जनरली जब बनाते हैं ना तो क्या बना देते हैं, जल्दी जल्दी में ऐसा बना देते हैं कि पूरा सेल मेम्ब्रेन से कवर है, पर पूरा सेल मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता। जो मान लेते हैं ये तेल बनाया मैं, तो एंड का जो पीस लेता है ना, एंड का भाग, वो एक्सियल फिलामेंट बस ऐसे ही लेता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड हुआ नहीं लेता, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड हुआ नहीं लेता। तो ठीक है, समझ में आया। तो अब अगर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट देखना चाहूँ कि द होल बॉडी ऑफ स्पर्म, द होल बॉडी ऑफ स्पर्म इज कंप्लीटली कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन,
तो आंसर होगा रॉन्ग, क्योंकि तेल का छोटा सा भाग एंड वाला पार्ट क्या रहेगा, यानी सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं रहेगा। अब अगर मैं पूछूं हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल आर कंप्लीटली कवर्ड बाय साइटोप्लाज्म, यानी आर कंप्लीटली कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे भी आंसर रॉन्ग होगा, क्योंकि ये पूरा पार्ट कैसे कंप्लीटली कवर, कैसे टेल का छोटा सा ही पार्ट नेकेड है, पर है तो नेकेड, हाँ कि ना? यस सर। फिर अगर मैं पूछूं हेड, नेक एंड मिडिल पीस ऑफ स्पर्म आर कंप्लीटली कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन, तो आंसर होगा सही, तो वो तो कंप्लीटली कवर्ड है, सिर्फ कौन सा अनकवर्ड है, थोड़ा सा कम कवर्ड है, वो है प्लाज्मा, यानी वो है टेल मेम्ब्रेन। कौन सा सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से थोड़ा सा अनकवर्ड है, वो है टेल, हाँ कि ना? तो इस स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में 4 पार्ट आते हैं। हेड आता है जो कंटेन करता है एक्लोजोम और हैप्लॉइड न्यूक्लियस। नेक आता है जो कंटेन करता है प्रॉक्सिमल सेंटिलियो और डिस्टल सेंटिलियो। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आती है जो जनरली बताई नहीं जाती, कि ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल किसके एस्पेक्ट में, तो आंसर है ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल न्यूक्लियस के एस्पेक्ट में, हाँ कि ना? फिर मिडिल पीस कंटेन करता है स्पाइरली अरेंज यानी स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया। स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया जिन्हें नेबेंकन सीड भी बोला जाता है, और नेबेंकन सीड भी बोला जाता है, और ये क्या कवर करता है, ये एक और चीज इसमें रहती है, उसे बोलते हैं मेंचेस। इसमें क्या रहता है, मेंचेस भी रहता है। अब ये मेंचेस क्या है, 10 लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म क्या सिर्फ मिडिल पीस में प्रेजेंट है, आंसर है नहीं, मेजरली मिडिल पीस में प्रेजेंट है, पर थोड़ा सा किधर भी प्रेजेंट है, नेक में भी पूरा प्रेजेंट है, और बता देते हैं उसमें हेड के डिस्टल पार्ट में, नीचे वाले पार्ट में प्रेजेंट है। दूसरी बात इसमें क्या है, एंड ऑफ मिडिल पीस में क्या है, सर्क्यूलर, वो है सर्क्यूलर सेंटिलियोल है, सर्क्यूलर सेंटिलियोल है, जिसका अभी तक काम नहीं पता, इसीलिए इसे पलाते भी नहीं है, वरना सर्क्यूलर सेंटिलियोल है, हाँ कि ना? यस सर। फिर इसका चौथा बात क्या आ जाता है, स्पर्म का तेल आ जाता है। तो अब ये है स्पर्म का डायग्राम, ये क्या है, स्पर्म का डायग्राम है, हाँ कि ना? तो देखो ये इंटरनेट से मैंने डायग्राम उठाया, तो यहाँ पे भी एक गलती है, यहाँ पे फिलामेंट तो पूरा लाया नहीं है ऐसे, हाँ कि ना? ये सर। और यहाँ पे साइटोप्लाज्मा को यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ज्यादा एक्सटेंड कर दिया, तो वो गलत है, इतना ज्यादा प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो नहीं होता, एक्सटेंड नहीं होता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड हो जाता है, और फिर ये जो है हमारा ये एक्सिया फिलामेंट, ये असल में एक्सटेंड होता है, हाँ कि ना? तो इसे सुधार देता हूँ, सुधले तुम अगर सुधर सकता है डायग्राम तो सुधार दिया जाए। अब सुधर जाएगा, थोड़ा सा इसे डार्क करूंगा ना, बस। ठीक वापस से वो करना पड़ेगा, इसीलिए उन्हें प्रॉब्लम आती है सुधारने में डायग्राम, सही का डायग्राम मिलता नहीं है ना असल में, सही डायग्राम मिले ना तो इंटरनेट से डायग्राम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा एक्सटेंड होता है, तो फिलामेंट एक्सटेंड होना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, ठीक है? अब स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में आ जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, तो ये कवर करता है होल बॉडी ऑफ स्पर्म को, तो आंसर है नहीं, ये होल बॉडी ऑफ स्पर्म को कवर नहीं करता, ये गलत दिया हुआ है, होल बॉडी ऑफ स्पर्म को कवर नहीं करता। दूसरी बात आ जाते हैं हेड में, तो ये हेड क्या कंटेन करता है, एक्लोजोम कंटेन करता है, जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है किसके लिए, कैप लाइक स्ट्रक्चर है किसके लिए? अब यहाँ पे एक्लोजोम तो कैप लाइक स्ट्रक्चर लिखा जाता है किसके लिए, हैप्लॉइड न्यूक्लियस के, तो ये देखो ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस, और इसके ऊपर कैप सली से प्रेजेंट है कौन, एक्लोजोम। अब एक्लोजोम के ऊपर भी एक कैप सली का स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, एक कैप सली का स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, एक कैप सली का स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, हाँ कि ना? यहाँ पे, हाँ कि ना?
यस सर। किसका वो क्या लेता है, वो बेसिकली आप बोल सकते हो कोलेस्ट्रॉल की लेयर लेते हैं जिसे बोलते हैं गैलिया कपाइटस। क्या बोलते हैं? गैलिया कपाइटस। अब जो नेक है वो कंटेन करता है सेंटिलियोल। एक लेते हैं प्रॉक्सिमल सेंटिलियोल और एक लेते हैं डिस्टल सेंटिलियोल। प्रॉक्सिमल सेंटिलियोल फर्स्ट क्लीवेज या फर्स्ट डिवीजन, असल में जो जाइगोट में डिवीजन होता है उसे क्लीवेज बोलते हैं। तो फर्टिलाइज है मतलब जाइगोट जाइगोट के फर्स्ट डिवीजन में मदद करता है। और जो डिस्टल सेंटिलियोल है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है एक्सियल फिलामेंट, ये जो एक्सियल फिलामेंट है इसके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। ये जो एक्सियल फिलामेंट है इसके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। अब मिडिल पीस को पावर हाउस ऑफ द स्पर्म क्यों बोला जाता है? तो जी यहाँ पे नेबंकन सीट लेते हैं, मतलब बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, अति माइटोकॉन्ड्रिया घेर लेते हैं चारों तरफ से किसी फिलामेंट को, हाँ कि ना। स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया लेते हैं जिन्हें हम नेबंकन सीट बोलते हैं, और ये प्रोवाइड करते हैं एनर्जी टू स्पर्म फॉर स्विमिंग। और क्या कंटेन करता है? और ये कंटेन करता है एक्सियल फिलामेंट। और क्या कंटेन करता है? ये थोड़ा सा अमाउंट ऑफ क्या कंटेन करता है? मिडिल पीस। थोड़ा सा अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेन करता है जिसे हम लोग मेंसेस बोलते हैं। और क्या कंटेन करता है? यहाँ पे ये जो टर्मिनल डिस्क है ना, यही असल में क्या है? यही असल में सर्कुलर सेंटिलियोल है, यही असल में सर्कुलर सेंटिलियोल है, हाँ कि ना। यस सर। फिर अब आते हैं तेल के ऊपर। तो जो तेल है ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्पर्म का, और रेस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए? मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म को मोटिलिटी प्रदान कर है। तो अगर मैं पूछूं लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा स्पर्म का है, तो आंसर होगा तेल, हाँ कि ना। हाँ कि ना। ये सर इसका आंसर क्या होगा? तेल होगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगली बार जब पले मिलेंगे तब पलेंगे डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, मतलब बेसिकली ओवम का डेवलपमेंट पलेंगे। सेकेंडली ऊसाइड का डेवलपमेंट पढ़ना है, हाँ कि ना। ये सर। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय खाटू श्याम।